मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि जिसमें काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा और पैसे के अभाव में कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लगन है कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, तो इस प्लेटफॉर्म पे बिटोला लीगल पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जिसमें मैं कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहले सारे मेजर सब्जेक्ट्स, उसके बाद जो स्टेट स्पेसिफिक लोकल लॉज होते हैं, वन बाय वन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, मैं वन बाय वन सब कुछ कवर करूंगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि इस चैनल पे इतना कंटेंट हो और वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे कि आप में से कोई भी केवल इस वजह से कि उसके पास किसी बड़े शहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है या किसी कोचिंग के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या फिर कोई इंसान जो बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा है और उसके पास उसके बावजूद भी राइट गाइडेंस नहीं है, इन सारी चीज़ों के अभाव में आप जज बनने से, अपनी लाइफ में लॉ को अच्छे से समझने से आप रुक ना जाओ। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं। ये मेरी जुडिशरी स्पेशल सीरीज़ है जिसमें अभी तक मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर किया है, उसके बाद लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट किया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये सारे का 11th लेक्चर है जिसमें मैं आपको सेक्शन 15 एंड सेक्शन 19 के बारे में पढ़ाऊंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, सारे भी आप बहुत पसंद कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा जितने आपके लिए पुराने लेक्चर्स हुए हैं। और सेक्शन 15 और सेक्शन 19 के बारे में इस लेक्चर के आखिरी तक आपको बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, बहुत आसान भाषा में, जैसे कि मैं आपको बाकी दूसरे लीगल कॉन्सेप्ट्स हमेशा समझाता हूं, इन प्रोविजंस को भी समझाने वाला हूं। तो बने रहिए लेक्चर के अंत तक साथ में और देखते हैं सेक्शन 15 और सेक्शन 19 क्या कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप सेक्शन 15 देखेंगे, आपके पास आपका बेयर एक्ट जरूर होना चाहिए। तो इट सेज हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और सेक्शन 19 सेज रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो बेसिकली अगर हम सेक्शन 15 की बात करें तो सेक्शन 15 कहता है कि कौन सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, राइट। एंड अगर हम सेक्शन 19 की बात करें तो यह कहता है कि हु कैन बी सूड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसको हम सू कर सकते हैं, राइट। तो 15 क्या कहता है, कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकता है, और 19 कहता है कि किसके अगेंस्ट रिलीफ मांगा जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। तो वन बाय वन हम इन सेक्शंस को, इन प्रोविजंस को देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम सेक्शन 15 से, राइट। तो देखिए सेक्शन 15 सेज except as otherwise provided by this chapter, the specific performance of contract may be obtained by any party thereto, right। तो ये क्या कहता है, सेक्शन 15 कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, किन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ये सारी चीजें अभी तक हम सारे में कवर कर चुके हैं। पर आज हम ये देख रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कौन कर सकता है और किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया जा सकता है। तो पहले सेक्शन 15 में हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कौन सू कर सकता है। तो सेक्शन 15 का ए जो है, इट क्लियरली सेज कोई भी पार्टी, राइट, एनी पार्टी। एनी पार्टी देयर टू का मतलब क्या है कि एनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए जाने देते हैं, ए का नाम हम रखते हैं आयाराम और दूसरा है गयाराम, राइट, आयाराम गयाराम। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोई, राइट। तो ये दोनों क्या है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इनमें से कोई भी एक दूसरे को सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। और ये आयाराम गयाराम फिक्शनल नेम नहीं है, एक्चुअल में ये पॉलिटिशियंस थे हरियाणा के जो बहुत जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते थे, इसलिए इनका नाम आयाराम गयाराम हम यूज करने लगे हैं, राइट। तो अब
इस केस में क्या होगा कि कोई भी पार्टी, मतलब ये दोनों पार्टीज जो हैं ये एक दूसरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकती हैं। उसके बाद बी क्या कहता है, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू। अब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी कर सकता है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट को कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में जो लीगल हेयर्स होते हैं, राइट, वो होते हैं एग्जीक्यूटर, राइट। एग्जीक्यूटर, जब कोई इंसान अपनी विल लिखता है तो उसमें एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता है जो कि उस विल को कैरी आउट करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। एग्जीक्यूटर के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। असाइनीज, जिसको कि राइट्स असाइन कर दिए गए उस प्रॉपर्टी में या उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली। तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में ये सारे लोग आएंगे, लीगल हेयर्स आएंगे, एग्जीक्यूटर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, असाइनीज आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई इंसान विल बना के नहीं गया या फिर अगर उसने विल बनाई है तो उसने एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया, तो उस केस में कोर्ट जिस इंसान को अपॉइंट करती है टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ द विल, राइट, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अलावा और प्रिंसिपल। मान लीजिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंट के, मान लो गयाराम जो था वो एजेंट था, तो कौन कर सकता है, इसका जो प्रिंसिपल है, राइट। प्रिंसिपल कोई भी XYZ नाम का जो बंदा था, तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, गयाराम आयाराम को सू ना करके प्रिंसिपल सू कर सकता है इसको फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये बात तो बहुत सिंपल सी है, समझ आ गई होगी, राइट। प्रिंसिपल सू कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, अब अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनका लीगल हेयर जो है वो इनको कर सकता है, राइट। इनके एग्जीक्यूटर, राइट, इसकी डेथ हो गई, इसने विल में किसी को एग्जीक्यूटर बनाया, मान लीजिए ABC नाम का कोई इंसान है, वो इसको सू कर सकता है आराम को, राइट। तो इस तरीके से जो क्लॉज, जो सबसेक्शन B है वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बारे में बताता है कि ये लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकते हैं। हम आते हैं C में, राइट। बी का हम एक बार प्रोविजो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द लर्निंग, स्किल, सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बहुत ही बेसिक सी बात है, हम सब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रोविजो है वो ये कह रहा है कि मान लो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के नेचर का है, राइट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस इंसान की स्किल पे बेस्ड है। सपोज A और B हैं, A जो है बहुत बड़ा पेंटर है, राइट। तो अब B और A का अग्रीमेंट होता है कि A जो है B की पिक्चर बनाएगा, राइट। A क्या करेगा, B की पिक्चर बनाएगा और B A को 5 लाख रुपए देगा। अब इस केस में क्या होता है, A की डेथ हो जाती है, राइट, या A की डेथ हो जाती है, तो क्या इसके लीगल हेयर को सू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। B जो है, तो अब उस केस में क्या होगा, जो हाँ बेसिकली जो जैसे मान लीजिए इसकी डेथ हो जाती है, तो अब A का जो लीगल हेयर है वो क्या करेगा, क्या वो B को सू कर सकता है, नहीं कर सकता है, राइट। कब सू नहीं कर सकता है, जब तक इसकी पेंटिंग ना बनी हो। मान लो बहुत बेसिक सी बात है कि A ने B की पेंटिंग बनाने की बात की थी, A पेंटर है, जरूरी थोड़ी है उसका बेटा भी बहुत अच्छा पेंटर हो, राइट। और अगर मान लो बेटा पेंटर है पर B की इच्छा ये थी कि वो A से ही पेंटिंग बनवाएगा, राइट। तो अब उस केस में क्या हुआ, A की तो डेथ हो गई। अगर A की डेथ हो गई तो क्या A का जो बेटा है, मान लीजिए इसका जो लीगल हेयर जो इसका बेटा है उसका नाम है AS, तो क्या AS कंपेल कर सकता है B को कि आपको पिक्चर तो अब बनवानी पड़ेगी, आपने मेरे फादर से एक अग्रीमेंट किया था कि आप पिक्चर बनवाओगे और 5 लाख रुपए दोगे, तो अब फादर नहीं है तो मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगा, राइट। तो A जो है, A कंपेल नहीं कर सकता B को, A B के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल नहीं कर सकता, ये प्रोविजो कहता है। कब कर सकता है, मान लो जो A है उसने पेंट कर दिया, राइट। A ने वो पिक्चर क्या कर दी थी, पिक्चर पेंट कर दी थी, राइट। एंड वो पेंट करने के बाद ही डाइज, A जो है
उसकी डेथ कब होती है? वो पिक्चर जो ए बी की पेंट करनी थी वो उसने पेंट कर दी, उसके बाद उसकी डेथ होती है। इस केस में जो ए का बेटा है, जो ए के लीगल हेयर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? बी को सू कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये बोलते हुए कि जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे फादर के पार्ट का वो उन्होंने पूरा कर दिया था, अब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा, आपको वो पैसे, क्योंकि मैं लीगल हेयर हूं, मुझे देने पड़ेंगे और ये पेंटिंग मैं आपको देता हूं। राइट, डिफरेंस समझ आया? तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर लर्निंग स्किल्स और सॉल्वेंसी मटेरियल इंग्रेडिएंट है तो उस केस में कोई और एनफोर्स नहीं कर सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू नहीं कर सकता, पर अनलेस सच पार्टी हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। राइट, क्या था यहां पे? इसने अगर ऑलरेडी वो पेंटिंग बना दी है, एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ऑलरेडी अगर इसने पेंटिंग बना दी है तो फिर इसके जो लीगल हेयर्स हैं वो इसको कंपेल कर सकते हैं। राइट, और द परफॉर्मेंस देयर ऑफ बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। तो अभी तक दो चीजें तो मैंने आपको बता दी कि अगर इन दोनों, अगर ये एक ही पर्सनल क्वालिफिकेशन है, राइट, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, पेंटिंग करना पर्सनल क्वालिफिकेशन है, तो अब उस केस में मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। राइट, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए बी सी और एक्स वाई जी के बीच में। ए बी सी क्या था? एक बहुत अच्छा सिंगर था। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये 31 दिसंबर की नाइट को ये गाएगा किसी एक होटल में जो कि XYZ ओन करता है। ये इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। अब उस केस में क्या होगा? मान लीजिए ABC की जो डेथ है, कुछ सिनेरियोज निकल के आएंगे। नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1, ABC की जो डेथ है वो 30 दिसंबर को हो जाती है। राइट, गाना गाने से एक दिन पहले। तो इस केस में जो ABC के लीगल हेयर्स हैं या ये सारे जो लोग हैं, ये सब के सब क्या नहीं कर सकते? वो XYZ के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल नहीं कर सकते। राइट, ये पहले सिनेरियो है। तो ये तो जनरल रूल है, ये प्रोविजो ये बोलता है। अब प्रोविजो एक और बात कहता है कि मान लो अगर ABC की जो डेथ है वो 1 जनवरी को होती, राइट, जनवरी 1 को होती। अब अगर जनवरी 1 को उनकी डेथ होती तो मतलब 31 दिसंबर वाला परफॉर्मेंस तो उन्होंने दे दिया। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे उन्होंने अपना जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कर दिया? ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया। तो अब जो पैसा, मान लो ये इसको 10 लाख रुपए देने वाला था एक रात गाना गाने के लिए, तो अब यहां पे क्या होता? ये जो सिंगर है ABC, इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या कर सकते थे? वो अब XYZ को सू कर सकते हैं। किस चीज के लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि उन्होंने तो गाना गा दिया, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। राइट, तो ये एक एक्सेप्शन, प्रोविजो मतलब हमेशा एक्सेप्शन। अब उस एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन हमने अभी डिस्कस किया, राइट, जो कि वो खुद ही बोल रहा है अपने आप में। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो ABC की डेथ हो गई 30 दिसंबर को, राइट, पर तो दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं। ABC की मान लो डेथ हो गई 30 दिसंबर को। अब जब इसकी डेथ हो गई 30 दिसंबर को, तो ABC का एक बेटा था DEF, राइट, तो DEF भी बहुत अच्छा सिंगर था। तो DEF तो XYZ को DEF ने बता दिया कि भाई कल आपके होटल में मेरे फादर नहीं गाना गा पाएंगे बिकॉज ही हैज डाइड सडनली, राइट, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक वगैरह से उनकी डेथ हो गई है। पर यदि आप चाहें तो मैं गाना गा सकता हूं, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉमिस किया था फादर ने, तो इसलिए मैं उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता हूं, मैं गाना चाहता हूं। तो अब इस केस में क्या हुआ? अगर XYZ एक्सेप्ट कर लेता है DEF के थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब DEF के थ्रू सिंगिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और ये बोल देता है कि ठीक है फादर की जगह तुम गाना गा लो, तो उस केस में DEF क्या कर सकता है? अब अगर मान लो ये पैसा नहीं देता XYZ, तो उस केस में क्या करेगा? DEF स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर लेगा। राइट, आई होप आपको सबसेक्शन C, सबसेक्शन B पूरी तरह क्लियर होगा कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट इन जनरल सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। कब नहीं कर सकते? जब पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो। पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होने पे भी दो सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पे
जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसेक्शन सी की। सबसेक्शन सी कहता है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज or a compromise of doubtful rights between members of the same family, any person beneficially entitled there under, right? तो C क्या बात करता है? C बेसिकली सिंपल भाषा में अगर मैं उसको बोलूं शॉर्ट में, तो बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कि जो लोग भी, जिनको भी बेनिफिट मिल रहा है किसी कॉम्प्रोमाइज में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, हर वो बेनिफिशियरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है। इसका एग्जांपल समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज। तो अब सेटलमेंट ऑन मैरिज का क्या मतलब है कि सेटलमेंट ऑन मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है कि ठीक है, ए अगर बी से शादी करेगा तो जो बी के जो फादर हैं वो ए को क्या करेंगे, ए को एक घर गिफ्ट करेंगे, राइट? तो ये सेटलमेंट ऑन मैरिज है, राइट? तो इस केस में, या एक केस हमने सबने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि शादी होती है, राइट? तो उसमें जो जैसे जो एक लेडी है सपोज एल, राइट? तो उसके जो फादर होते हैं लेडी के और जो फादर इन लॉ होते हैं, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो फादर इन लॉ है वो उस लेडी को बीटल लीफ एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेंगे। बीटल लीफ एक्सपेंसेस मतलब पान खाने का खर्चा, राइट? ये बेसिकली नवाबों का केस है। तो बीटल लीफ एक्सपेंसेस पे करेंगे, राइट? तो सपोज 1000 रुपीज पर मंथ का ये अग्रीमेंट था कि हर महीने जो फादर इन लॉ हैं वो इनको इतने पैसे देंगे पान खाने के लिए। तो अब उस केस में क्या होगा, ये 3 पार्टीज हैं इसमें, पर जो बेनिफिशियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एल, राइट, वो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकते हैं। उसके अलावा अब फैमिली सेटलमेंट की बात आ रही है। फैमिली सेटलमेंट, अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियली एंटाइटल्ड देयर अंडर। तो मान लीजिए एक घर है, उसमें एक्स वाई जेड 3 ब्रदर हैं, राइट? और इनके जो फादर हैं एफ, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो अब उस प्रॉपर्टी में एफ के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, राइट? अब उस प्रॉपर्टी का ये एफ क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ये बोल देते हैं कि भाई 2 होटल्स जो हैं वो एक्स को मिल जाएंगे, जो 2 फैक्ट्रीज हैं वो वाई को मिल जाएंगी, राइट? और जो 2 सिनेमा हॉल्स हैं वो किसको मिल जाएंगे, Z को मिल जाएंगे। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये एक फैमिली सेटलमेंट है। अब इसमें इन तीनों में से कोई भी, मतलब ये जो बेनिफिशियरीज हैं, इन तीनों में से कोई भी क्या कर सकता है, सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बहुत क्लियरली। उसके बाद हम आते हैं डी पे। डी says where the contract has been entered into by a tenant for life in due exercise of power the remainder man। तो देखिए रिमाइंडर मैन कौन होता है, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं। जब मैंने आपको टीपीए पढ़ाया, टीपीए में बहुत डिटेल में मैंने आपको सारे कंसेप्ट एक एक करके एक्सप्लेन किए, तो उसमें मैंने बताया था रिमाइंडर मैन कौन है। एक बार फिर से बताता हूं। मान लीजिए ए है, ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी थी, ए के पास ये प्रॉपर्टी थी, राइट? ये प्रॉपर्टी उसने बी को दी, किसके लिए, लाइफ इंटरेस्ट के लिए। लाइफ इंटरेस्ट मतलब जब तक बी जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी बी एंजॉय करेगा, और आफ्टर बीज डेथ, बी की डेथ के बाद क्या होगा, ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी। तो ए क्या हुआ, रिमाइंडर मैन, राइट? या फिर ए के चिल्ड्रन के पास चली जाएगी, जो भी इसके लीगल हेयर्स होंगे, राइट? तो ए क्या हुआ, रिमाइंडर मैन। तो डी क्या कह रहा है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ। तो मान लीजिए ए ने लाइफ इंटरेस्ट जो यहां पे क्रिएट, जो लाइफ इंटरेस्ट यहां पे जो क्रिएट हुआ उसको, उसके फिर मतलब ये टेनेंट फॉर लाइफ मतलब लाइफ टाइम के लिए इसके पास वो प्रॉपर्टी रहने वाली थी। ये लाइफ टाइम के लिए टेनेंट था, ये प्रॉपर्टी रहने वाली थी। अब यहां पे क्या हुआ, और इसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस किधर जाएगी, ए के पास या ए के लीगल हेयर्स के पास। तो अब अगर बी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट? बी ने सपोज कॉन्ट्रैक्ट किया सी से, तो इस केस में कौन सू कर सकता है, ए भी
राइट। ए भी क्या कर सकता है, सी को सू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए भी कर सकता है या फिर ए के जो लीगल हेयर्स होंगे वो भी कर सकते हैं, राइट। तो कौन कर रहा है यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में किसने किया, जो टेनेंट फॉर लाइफ है उसने किसी और के साथ, पर सू कौन कर सकता है, रिमाइंडर मैन सू कर सकता है, राइट। तो डी इस बारे में बात करता है। अब अगर हम ई पे आते हैं, ई सेज रिवर्जनर इन पोसेशन, रिवर्जनर इन पोसेशन, राइट। और एफ बात करता है रिवर्जनर इन रिमाइंडर, रिवर्जनर इन रिमाइंडर। तो देखिए अगर हम ई को समझने जाएं तो देखिए पहले हम समझते हैं रिवर्जर इन पोसेशन का मतलब क्या होता है। देखिए रिवर्जर इन पोसेशन का मतलब अगर हम समझें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई XYZ नाम का इंसान है, ये लैंडलॉर्ड है, राइट, ये लैंडलॉर्ड है। XYZ ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, किसको, ए को दे दी। कितने साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। 10 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी XYZ ने क्या किया, ए को लीज पे दे दी। तो अभी ये प्रॉपर्टी क्या है, ए के पोसेशन में है, राइट। ए के पोसेशन में है, लीज है, तो कुछ राइट्स ए के पास हैं उस प्रॉपर्टी पे। पर क्या XYZ के पास कोई राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिए? ऑब्वियसली XYZ के पास पूरे राइट्स हैं इस प्रॉपर्टी के, ओनर है वो XYZ, लैंडलॉर्ड है, राइट। एक्सेप्ट जो लीज के थ्रू जो राइट्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उसने वही राइट्स ए को ट्रांसफर किए हैं। तो XYZ जो है, राइट, XYZ जो है, XYZ क्या है, रिवर्जनर है इन पोसेशन, राइट। रिवर्जनर इन पोसेशन मतलब इस पोसेशन में, ये जो पोसेशन ए के पास है, इसमें रिवर्जनर कौन है, XYZ। आपको पूरे YouTube पे और मोस्टली ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस चीज को इतनी सिंपली शायद ही आपको कहीं एक्सप्लेनेशन मिलेगा, राइट। मैंने बहुत कोशिश की है इसको बहुत सिंपली समझाने की, क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं इस कंसेप्ट से और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है यहाँ पे कि नहीं रिवर्जन इन पोसेशन का क्या मतलब है, राइट। तो आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा। XYZ क्या है, रिवर्जनर है, किस पोसेशन में, उस पोसेशन में प्रॉपर्टी के जो भी ए के पास है, राइट। तो यहां पे while this person is in possession but still XYZ has rights over property। अभी अगर हम रिवर्जनर इन रिमाइंडर की बात करें, राइट, तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए XYZ है, XYZ ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी किसी को, ये ए है, इसको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया इस प्रॉपर्टी में। क्या कर दिया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो मतलब ये क्या है, ये ओनर है इस प्रॉपर्टी का अंटिल हिज डेथ। जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती, ए जो है वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ओनर है। अब XYZ ने क्या बोला कि एक ए जो प्रॉपर्टी है, इसमें इसके ए के पास लाइफ इंटरेस्ट रहेगा और आफ्टर हिज डेथ, ए की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, बी को मिल जाएगी ये प्रॉपर्टी, राइट। तो बी कौन होगा, बी मान लीजिए बी ए का कोई बेटा है, जो उसने क्या बोला कि मैं इस प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट किसके फेवर में क्रिएट कर रहा हूं, ए के फेवर में क्रिएट कर रहा हूं। बट जैसे ही उसकी डेथ होगी, ये प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, बी को मिल जाएगी। तो यहां पे जो बी है, बी इज रिवर्जनर इन रिमाइंडर। तो बेसिकली जो बी को राइट मिला वो कब मिला, बी को राइट मिला ऑन डेथ ऑफ लाइफ एस्टेट होल्डर, राइट, ऑन डेथ ऑफ लाइफ एस्टेट होल्डर। और अगर किसी और वजह से इसकी ये जो एस्टेट है, जो लाइफ इंटरेस्ट है, वो खत्म हो जाता है, राइट, और ऑन टर्मिनेशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। अगर किसी और वजह से इसका लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या मिलेगा, ए को, तो उसके बाद बी को राइट मिलेगा। तो देखिए डिफरेंस समझिए, यहां पे XYZ के पास राइट है हमेशा, जब ये प्रॉपर्टी पोसेशन में तब भी इसके पास राइट है। यहां पे इसका पोसेशन खत्म होना या कोई फ्यूचर चीज डिपेंड नहीं करती है जिसके बेसिस पे राइट इसके पास आएगा, ऑलरेडी इसके पास राइट है।
रिवर्जनर इन पोसेशन। बट अगर हम रिवर्जनर इन रिमाइंडर की बात करें तो बी के पास राइट कब आ रहा है? जब इसका राइट, ए का राइट टर्मिनेट हो रहा है, मतलब एट प्रेजेंट इसके पास कोई राइट नहीं है, फ्यूचर में इसके पास राइट आएगा जब ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगी, या तो इसकी डेथ हो जाए या फिर जो लाइफ इंटरेस्ट इसके फेवर में क्रिएट किया गया है वो टर्मिनेट हो जाए, राइट। अब जबकि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए, ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि एक जो रिवर्जनर इन पोसेशन है XYZ जो है वो क्या कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है, राइट, या और रिवर्जनर इन रिमाइंडर भी सूट फाइल कर सकता है, राइट। तो अब अगर हम रिवर्जनर इन पोसेशन वाला एग्जांपल देखें तो सपोज XYZ ने क्या किया, XYZ ने ये लीज इनको 10 साल के लिए दी, उसके बाद XYZ की क्या हो गई, डेथ हो गई, राइट। अगर डेथ हो गई और डेथ होने के बाद क्या हुआ, ये जो कंडीशन थी XYZ और A के बीच की जो लीज थी, इसने कंडीशन ए ने क्या करी, ब्रीच कर दी। तो अब अगर XYZ तो ऑब्वियसली सू कर ही सकता है, रिवर्जनर इन पोसेशन है क्योंकि प्रॉपर्टी इसके पास आएगी, या फिर अगर इनकी डेथ हो जाती है मान लो तो प्रॉपर्टी किसकी आएगी, इनके बेटे के पास आएगी, है ना। XYZ का जो बेटा, मतलब जो इनके चिल्ड्रन है, केवल बेटा ही नहीं है, अगर बेटी है तो भी, तो XYZ के जो लीगल हेयर्स हैं तो हम XYZ S से डिनोट करते हैं, इनके पास आएगी। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए इनकी तो डेथ हो गई, तो उस केस में XYZ S मतलब जो इनके लीगल हेयर्स हैं वो किसको सू कर सकते हैं, वो A को सू कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। अब अगर हम रिवर्जन इन रिमाइंडर की बात करें तो सेम चीज, XYZ की क्या हुई, XYZ और A के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इस प्रॉपर्टी के बारे में, वो कॉन्ट्रैक्ट A ने क्या करा, ब्रीच कर दिया, पर तब तक XYZ की डेथ हो चुकी थी। तो अब रिवर्जन इन रिमाइंडर कौन है, B है। तो उस केस में B A के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है, राइट। तो दिस इज E एंड F। अब अगर हम F, A, G और H देखते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है, इनमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। F A बात करता है कि अगर दो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिनको हम LLP बोलते हैं, बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स ने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। मान लीजिए एक LLP 1 है, इसने A के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। उसके बाद LLP 1 जो है वो LLP 2 के साथ अमेलगमेट हो गई या मर्ज हो गई, राइट। तो अब इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, अगर इन दोनों का अमेलगमेशन हो गया है, मर्जर हो गया है, तो अब LLP 1 और LLP 2 को मर्ज करने के बाद जो भी LLP बनी, नई LLP बनी, हम सपोज इसको LLP 3 बोलते हैं, तो LLP 3 A के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब दिस इज FA, ये ऐड किया गया 2018 के अमेंडमेंट से। G, अब G क्या कहता है, इट सेज ए कंपनी, व्हेन अ कंपनी हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अमैलगमेटेड विद अनदर कंपनी, द न्यू कंपनी। तो सेम LLP की जगह आप इसको कंपनी से रिप्लेस कर दो कि एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया A के साथ, राइट। अब वो कंपनी जो है, एक कंपनी 1 कंपनी 2 के साथ मर्ज हो गई, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, एयरटेल और टेलीनॉर का मर्जर हो गया था, आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो गया था। तो इस केसेस में आइडिया और वोडाफोन ने अलग अलग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे। अब जब इन दोनों का मर्जर हो गया तो जो नई कंपनी बनी, ये कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्वियसली एनफोर्स कर सकती है। तो इस केस में तो G ये हो गया। अब H बात करता है कि when the promoters of a company have before its incorporation entered into a contract for the purposes of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation, the company, provided that the company has accepted the contract and has communicated such acceptance to the other party to contract। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, इट सेज जो प्रमोटर्स, देखिए कौन होते हैं प्रमोटर्स, एक कंपनी के वो लोग होते हैं जो एक कंपनी को खड़ा करने में, जो शुरुआती लोग होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, सारी चीजें प्रमोटर्स करते हैं। तो जो प्रमोटर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो जब एक बार कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई तो क्या करेगी, वो कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मान लो प्रमोटर्स ने A से, B से, C से, D से
इन सबसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। तो अब ये जो कंपनी है, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई तो कंपनी इन सबको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकती है, राइट, प्रोवाइडेड कंपनी ने इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को और जो टर्म्स हैं, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इन सबके साथ, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऑब्वियसली बिना एक्सेप्ट किए कैसे एनफोर्स करेंगे, तो एक्सेप्ट अगर कर लिया है तो कंपनी क्या कर सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइल कर सकती है। अब सेक्शन 15 में हमने पढ़ा कि कौन कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है। सेक्शन 19 में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट किसके अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, राइट। तो देखिए सेक्शन 19, सबसे पहली चीज क्या बोलता है, एनी पार्टी, कोई भी पार्टी, राइट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में ए बी, तो ए बी को कर सकता है और बी ए को कर सकता है। फिर बी, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अ ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है, बी में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ए की क्या हो गई, डेथ हो गई, ए डाइज, तो ए की जगह कौन करेगा, उसका लीगल हेयर, राइट। मान लो लीगल हेयर, उसके लीगल हेयर ने जगह ले ली, राइट। अब ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये, इसकी तो डेथ हो गई, इसकी डेथ के बाद क्या है, इसका बेटा है ए एस। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट जो है वो बी किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है, ए एस के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है, राइट। ए के अगेंस्ट नहीं कर सकता आप, क्योंकि ए की डेथ हो गई है, तो बी किसके, ए एस के अगेंस्ट कर सकता है। एक चीज तो ये हो गई। फिर टाइटल, एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब कोई भी पर्सन जो इस व्यक्ति के अंडर क्लेम कर रहा है, मतलब जो प्रॉपर्टी पहले इसकी थी वो प्रॉपर्टी अब किसी और के पास जा चुकी है, इसके टाइटल के अंडर, राइट। इसके पास टाइटल था और वो टाइटल अब किसी और के पास जा चुका है, तो वो कोई भी हो उसके अगेंस्ट भी क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है। तो अब वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल ए का दिया, ए लीगल, ए की डेथ हो गई तो ए एस लीगल हेयर है ना, ये क्या हो सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है इसका, राइट। उसके अलावा परचेजर हो सकता है। मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई, राइट, दोबारा यहां लिख देता हूं, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी प्रॉपर्टी को लेके, राइट, कि मैं ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको 6 मंथ्स के बाद, ए ने बोला था कि मैं बी को कि मैं बेच दूंगा। अभी यहां पे ए की डेथ हो गई, ए की डेथ होने के बाद अब ये प्रॉपर्टी किसने, एक्चुअली डेथ होने से पहले ही ए ने बी के साथ ये अग्रीमेंट तो कर लिया था, पर ये प्रॉपर्टी ए ने सी को बेच दी, राइट, सी को ये प्रॉपर्टी ए ने बेच दी। अब जो बी है वो सी के अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट था। पर किन केसेस में फाइल कर सकता है और किन में नहीं कर सकता, अगर सी ने क्या किया है, मान लो सी को ये प्रॉपर्टी ए ने क्या की, या तो गिफ्ट कर दी, विदाउट कंसिडरेशन सी ने खरीदी है, उस केस में बी क्या कर सकता है, सी को, मतलब उस केस में सोल्ड नहीं होगा, गिफ्ट होगा, तो उस केस में बी क्या करेगा, बी सी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करेगा कि हमारा एक्चुअली मेरा और ए का अग्रीमेंट ऑलरेडी था, तो आप ये प्रॉपर्टी आपको तो दी ही नहीं जा सकती, ये प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूं, राइट। या फिर सी ने खरीदी है बट उसको नॉलेज था किस चीज का, कि कोई अग्रीमेंट है, नॉलेज ऑफ अग्रीमेंट, कि उसको पता था कि ए और बी के बीच में ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी के मामले में एक अग्रीमेंट है, फिर भी उसने सी ने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, तब भी बी क्या कर सकता है, सी को कंपेल कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। ये चीजें हमने बहुत पढ़ी हैं टीपीए में, मैंने आपको अक्सर ये वाले क्लॉजेस बताए हैं। कब नहीं कर सकता, जब सी ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है फॉर कंसिडरेशन, राइट, कंसिडरेशन के साथ खरीदी है ये प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन मतलब पैसा देके खरीदी है, ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर नहीं, मतलब गिफ्ट नहीं है, खरीदी है, एक्चुअली पैसा दिया है इसने, प्लस बोनाफाइड
ट्रांसफर है ये, मतलब इसको पता नहीं था सी को कि ऑलरेडी ए और बी के बीच में कोई इस तरह का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में क्या होगा, बी जो है वो सी के अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकता है, राइट। अब सी पे आते हैं हम, इसके सबसेक्शन सी। राइट, तो बी हो गया, बी के बाद सी। सी कहता है एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोन टू द प्लेंटिफ might have been displaced by the defendant. Any person claiming under a title which though prior to the contract and known to the plaintiff might have been displaced by the defendant. मान लीजिए ए ने अग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया बी के साथ। अब अगर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, फिर क्या हुआ, बी की डेथ हो गई। अब ये जो प्रॉपर्टी थी, बी के 3 बेटे थे, B1, B2 और B3। तो ए क्या कर सकता है, ए बेसिकली इन 3 लड़कों के खिलाफ, ये जो बी के 3 बेटे हैं, इनके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइल कर सकता है, राइट। क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्ट तो इससे किया था बट इनकी डेथ हो गई, तो डेथ करने के बाद, अब टाइटल डेथ होने के बाद क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी का टाइटल इनमें आ गया, तो इनके अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाइल किया जा सकता है सूट। सी ए ये ऐड हुआ है 2018 अमेंडमेंट से, सेम है जो एलएलपी वाली बात बताई थी मैंने कि मान लीजिए ये एलएलपी 1 और एलएलपी 2 थी, राइट। अब इनका अमेलगमेशन, एलएलपी 1 ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था ए के साथ, तो अब एलएलपी 1 और 2 का मर्जर हो गया, तो ये क्या बन गई 3। तो अगर एलएलपी 3 इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर सकती है, तो ए भी तो इसके अगेंस्ट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि आप हमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था आप उसको ऑनर कीजिए, राइट। एलएलपी 1 के साथ जो मैंने किया था, तो ए क्या कर सकता है, इनको सू कर सकता है। फिर डी, वही कंपनी वाला, बहुत सिंपल, राइट। हमने क्या देखा था कि अगर कंपनी 1 प्लस कंपनी 2 इन दोनों का मर्जर हो गया, तो वो क्या कर सकती थी, ए के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती थी, राइट। ये सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या ए इनके अगेंस्ट नहीं फाइल कर सकता, इनके अगेंस्ट भी फाइल किया जा सकता है, राइट। कि आप हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था मैंने कंपनी 1 के साथ किया था, अब आप मर्ज हो गए हो, कंपनी 3 हो गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए। फिर उसके बाद ई, ये प्रमोटर्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपनी है, प्रमोटर कौन होते हैं, मैंने बताया आपको। तो अगर प्रमोटर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए प्रमोटर्स ने ए, बी और सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए, बी, सी, डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो कंपनी है, राइट, तो जब कंपनी आ गई एग्जिस्टेंस में, तो कंपनी इन सबके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकती है, राइट। तो ये चारों भी तो कंपनी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे ये कंपनी सू की जा सकती है, राइट, जिसके कारण जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले। तो आई होप आपको सेक्शन 15 और सेक्शन 19 बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने इन दोनों प्रोविजंस का, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके हर एक क्लॉज को मैंने आपको क्लियर किया है। तो आई एम श्योर आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपको इस चीज़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और किसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।